हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ जो कि 24 से लेकर 28 जुलाई के बीच में ओपन हो गया है। तो अब फाइनल अपडेट का वीडियो माने या रिव्यू वाला वीडियो माने, जो भी आप चाहें वो मान सकते हैं। तो क्या कि बीच में मैं बाहर था, ये आईपीओ ओपन हो चुका था। अभी अब हम फाइनल अपडेट ही मान के चलिए, सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। बहुत सारे फेक चैनल्स बन रहे हैं, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 6% के आसपास बता रहा है, 5 से 6% के बीच में लगातार चल रहा है। डिमांड अभी थोड़ी कम है, ₹7 पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो थोड़ी डिमांड कम है। अब एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। एंकर लिस्ट अगर देखा जाए, लगभग 325 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, मतलब अच्छा अमाउंट जुटाया है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, मतलब DIIs की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड काफ़ी बड़ा नाम है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल है, फ्रैंकलिन है, बंधन म्यूचुअल फंड है, एडलविस, ऐसे कई बड़े नाम शामिल हैं। मतलब म्यूचुअल फंड लिस्ट के अंदर तो काफ़ी बढ़िया नाम है। फिर उसके अलावा बात करें FIIs की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं है, मतलब कोई विशेष नाम नहीं है FIIs के अंदर। तो इसके एंकर लिस्ट को मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूँगा, मतलब एवरेज है, क्योंकि FIIs में कोई बड़ा नाम नहीं है, म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छे नाम है। 10 में से 5 रेटिंग ठीक है, एवरेज कह सकते हैं। तो GMP कम है, एंकर लिस्ट ठीक है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी की अगर बात करें, कंपनी का नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर्स। ये कंपनी क्या है कि एक कंपनी की सब्सिडरी है, इसकी पहले से एक पेरेंटल कंपनी है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो वो कंपनी क्या है कि रियल एस्टेट में ऑपरेट करती है, और ये कंपनी होटल्स, हॉस्पिटैलिटी के अंदर ऑपरेट करती है। तो इस कंपनी का सिंपल ही काम है, ये कंपनी जो है होटल्स ऑपरेट करती है, इसके खुद के जो होटल्स है वो भी ऑपरेट करती है। उसके अलावा दूसरी कंपनीज को भी, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, बड़े बड़े ग्रुप है, मैरियट ग्रुप है, एकॉर है, इंटरकॉन्टिनेंटल, ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, वो भी इनकी होटल्स को मैनेज करते हैं। और लगभग ये साउथ इंडिया के अंदर फैला हुआ है। इसकी वेबसाइट पर मेंशन्ड है, टोटल अभी इसकी 8 ऑपरेटिंग होटल्स हैं, 6 अपकमिंग होटल्स, मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, 5 क्लब्स है इसके पास, और जो होटल्स है उसके अंदर 1500 कीज़ है, मतलब 1500 कमरों का इसका पूरा टोटल होटल का पोर्टफोलियो है। और 2 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया के अंदर इसके सारे होटल्स वगैरह फैले हुए हैं। और अभी सारे होटल्स लगभग साउथ के अंदर है, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड इसकी पेरेंटल कंपनी है। तो देखिए, काम ये अच्छा है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, और कंपटीशन भी खूब है सेक्टर के अंदर। सारी कंपनियां नहीं चली है इस सेक्टर के अंदर, कुछ कुछ जो अच्छी कंपनीज है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। तो देख लेते हैं ये कंपनी, मतलब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कैसे हैं, आगे कैसा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ठीक ठाक ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। रेवेन्यू 356 करोड़ रुपए से 470 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, ठीक ठाक ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो पहले 2023 में लॉस के अंदर थी, 2024 के अंदर 31 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर आ गई, और 2025 के अंदर 23.6 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर है। मतलब 2025 में इसका प्रॉफिट डाउन हुआ है। 2025 में प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो 5% के आसपास निकल कर आते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव है कि प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है। बाकी एबिटा सही, एबिटा के अंदर अच्छी ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन्स वगैरह भी ठीक है। बाकी नेटवर्थ बढ़ी है साल दर साल, और इसके ऊपर बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, हर साल बढ़ी है बोरोइंग्स, 617 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग्स है, उधारी है इसके ऊपर। डेट टू इक्विटी रेशियो 7.4 का निकल कर आता है, बहुत ही ज़्यादा है। मिनिमम अगर कंपनीज की बात करें तो 1 से कम होना चाहिए, मतलब 1 से कम हो, आधे से कम हो, तो ये कंपनी के लिए मतलब एक मजबूत पॉइंट होता है। बट 7 होना बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि आईपीओ के पैसे 468 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है, बट फिर भी उधारी ज़्यादा है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी 13% कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30% है, वो ठीक है। फिर वैल्यूएशन अगर देखें, अगर इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 125 का निकल कर आता है। अदर जो कंपनीज है इससे काफ़ी बड़ी कंपनीज भी है, कुछ कुछ छोटी कंपनीज भी है, तो उनका पी 32 से लेकर 229 के बीच में निकल कर आता है। हालांकि 229 का और जो 200 से ऊपर जो पी है वो बहुत ही छोटी कंपनीज और 2-3 कंपनीज का ही है। बाकी लगभग 32 से लेकर 100 के अंदर अंदर ही है सबकी पीज। तो पी वाइज देखा जाए तो वैल्यूएशंस काफ़ी महंगी नज़र आ रही है, थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी। हालांकि फेस वैल्यू 10 रुपये पर अगर देखा जाए 85 से 90 रुपये का जो प्राइस बैंड है काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट जो कंपनी की कंडीशन है और अपने पीयर कंपीटिटर्स के मुकाबले वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 24 से लेकर 28 जुलाई के बीच में ये आईपीओ बन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है, 85 रुपये से लेकर 90 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है।
166 मतलब 166 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 759 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर 468 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है, 107 करोड़ रुपए के अपने शेयर्स वगैरह बाय करने के अंदर काम में लेने वाली है। एम्प्लॉयज को 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, रिटेल पोर्शन है 10% का। तो ये है पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, उसके अलावा प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी देखते हैं। तो 4 पैरामीटर्स में से सबसे पहला पॉइंट है जीएमबी। जीएमबी अभी कम बता रही है 5 से 6%, तो अभी मैं यहाँ पर 0 पॉइंट देना चाहूँगा। फिर एंकर लिस्ट की बात करें, एंकर लिस्ट अच्छी आई है, मतलब एवरेज एंकर लिस्ट कह सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आधा पॉइंट इसको देना चाहूँगा। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशंस देखिए थोड़ी और सस्ती कर सकते थे, बढ़िया रहता, बट पी वाइज तो महंगी है, बट प्राइस बैंड अगर देखा जाए फेस वैल्यू 10 रुपये पर 85 से 90 रुपये का प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, क्योंकि आजकल इस तरह के प्राइस बैंड आना भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फिर भी मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। फिर सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक मिला है, बट यहाँ पर आधा पॉइंट इसको भी मिल जाता है। तो 4 में से 1.5 पॉइंट है, 1.5 पॉइंट, तो थोड़ा रिस्क तो नजर आ ही रहा है। बाकी इसका प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट नहीं है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि देखिए, एक तो कंपनी अभी ही प्रॉफिट के अंदर आई है, उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट जो मार्जिन है उसके अंदर भी गिरावट वापस देखने को मिल गई है। 2024 से 2025 के अंदर इसका प्रॉफिट गिरा है। दूसरा, डेट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, 7 का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है, बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि आईपीओ के पैसे से थोड़ी उधारी चुकाएगी, बट ये नेगेटिव पॉइंट है, तो रिस्क तो है। दूसरा, एक पॉजिटिव पॉइंट में बात करें तो एक फेस वैल्यू 10 रुपये पर 85 से 90 का प्राइस बैंड, एक इसका पॉजिटिव पॉइंट बनता है। तो इसके कारण हो सकता है तो थोड़ा बहुत हमें लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ जाए। तो ये चीज़ है, अभी रिस्क तो नजर आ ही रहा है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी में समझा दी है, डिसीजन अब आपको बनाना है। बाकी अगर आप QIBs का सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, आखिरी दिन अगर बढ़िया आता है तो उस बेसिस पर भी आप डिसीजन बना सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि सेक्टर्स का ठीक है, मतलब हर कंपनी ने तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बट जो अच्छी कंपनीज है, बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट ठीक आई है। दूसरी चीज़ ये, कंपनी 2 साल से प्रॉफिट के अंदर है, इतने साल थोड़ा मतलब लॉस के अंदर थी, ये इसके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्राइस बैंड इसका अट्रैक्टिव है। बाकी एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फ्रेश इश्यू का पोर्शन पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, कंपनी की ग्रोथ में, उधारी चुकाने में पैसा काम में आ रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव ये है कि देखिए अभी रिसेंटली ही प्रॉफिट के अंदर आई है, और प्रॉफिट के अंदर आते ही अभी प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हो गए हैं। दूसरा, डेट टू इक्विटी रेशियो अभी हाई है, उधारी काफ़ी ज़्यादा है, 7.4 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है, काफ़ी ज़्यादा है। वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर सकते थे, थोड़ा और बढ़िया रहता। तो ओवरऑल अब बात करें, देखिए पॉजिटिव्स नेगेटिव सारी चीज़ें, रिस्क वगैरह मैंने आपको समझा दी है। अब ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल कंपनी जो है अट्रैक्टिव तो नज़र आ ही रही है। बाकी ये 2 चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, एक तो अपना प्रॉफिट में जो उतार चढ़ाव इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, स्टेबल रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, इसके ऊपर जो उधारी है ये भी और कम करनी पड़ेगी, उधारी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 2 चीज़ें अगर सुधर जाती है तो फ्यूचर में ये अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, बट अभी रिस्क बने हुए हैं। अब आप रिस्क के साथ आगे जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, वो आपको सोचना है। आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी नो डाउट सेक्टर और प्राइस बैंड की वजह से कंपनी अट्रैक्टिव तो नज़र आ ही रही है, बस ये 2 चीज़ें सुधारना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जनरली अगर मेरी राय पूछे, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो अलग चीज़ है, और अगर कम पैसा है उसको सही तरह से मैनेज करना चाहते हैं तो लंगड़े घोड़े पर दाव लगाने के बजाय जो ठीक ठाक सही घोड़ा है उस पर दाव लगाना ज़्यादा सही रहता है। जो मतलब फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जहाँ रिस्क कम नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर दाव लगाना ज़्यादा सेफ रहता है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी, हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, बट रिस्क इसके साथ बने हुए हैं, तो ये सोचना अब आपको है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो का एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।